हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जब मैंने यूनिवर्सिटी से घर ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं इस हफ्ते घर नहीं आऊँगा, तो पीछे से खुशी से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरी छोटी बहन की थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं दिल में सोच रहा था कि काश मैं उसके पास होता तो इसको ज़रूर सबक सिखाता। मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी और घुमंडी था। मुझे अपने अलावा अपने इर्द गिर्द कोई भी इंसान नहीं लगता था। मैं अपनी छोटी बहन के साथ जानवरों जैसा सलूक करता, लेकिन मुझे कभी भी अपनी इन हरकतों पर नदामत महसूस नहीं हुई थी। मेरी हरकतों से ना सिर्फ मेरे घर वाले बल्कि मोहल्ले वाले भी बहुत तंग थे। मैं किसी के साथ भी राह चलते लड़ाई ले लेता था। मेरा अपनी यूनिवर्सिटी में भी यही हाल था। मैं सिर्फ उन लोगों को अपने रोब दबदबे से दूर रखता जिनको मैं पसंद करता था, और जिनको मैं पसंद नहीं करता था उनको तो अपने पाँव के नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह मसलने में मुझे खुशी महसूस होती। यही वजह थी कि मेरे छोटे बहन भाई मुझसे बहुत तंग आ गए थे। मैं पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर लाहौर एक हॉस्टल में रहता था। मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। वॉशरूम भी जाता तो किसी एक को वॉशरूम के बाहर खड़ा करता। यही वजह थी कि मैं हॉस्टल में रह नहीं पाता था। मैं रोज़ जाता और रोज़ ही घर वापस आ जाता था। लेकिन एक दिन काम ज़्यादा होने की वजह से मैंने घर जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी तरफ घबरा भी रहा था कि मैं कभी भी अकेला नहीं रहा तो मैं हॉस्टल में कैसे रहूँगा। मेरा बड़ा भाई जो कि डॉक्टर बन रहा था, वो भी एक हॉस्टल में रहता था। मैं अपने हॉस्टल से अपने बड़े भाई के हॉस्टल में चला गया कि रात वहाँ गुजार कर वापस अपने हॉस्टल में आ जाऊँगा। मेरी लड़ाई हर जगह पर मशहूर थी। हर कोई मुझसे डरता था। मेरे अब्बा भी ज़्यादा कोशिश यही करते कि मेरे साथ बात बहुत कम करें, क्योंकि मैं अब्बा के कहने सुनने में नहीं था। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आया तो रास्ते में मुझे मस्जिद के इमाम साहब मिले। मुझे लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे, और एक दिन ऐसे ही इमाम साहब ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए मुझे मेरे दोस्तों के दरमियान में जलील और रुस्वा किया। मैं जिसके बारे में बदगुमान हो जाता तो मैं अपना दिल कभी भी उसके लिए साफ़ नहीं करता था, चाहे मुझे 10 साल भी गुजर जाते। लेकिन मेरा दिल उस इंसान के लिए कभी साफ़ नहीं होता था। गुस्से का बहुत तेज़ था। मैं किसी की भी बात नहीं सुनता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने अब्बा के साथ बदतमीज़ी कर रहा था कि अब्बा ने स्कूल में जाकर मेरे टीचर को शिकायत लगा दी। टीचर ने मुझे स्कूल में खड़ा रखा। मैंने गुस्से से स्कूल की दीवार छलांग लगाकर घर का रास्ता लिया। मेरी अम्मी भी मेरी इन हरकतों से बहुत तंग थी। अब्बा तो तंग थे ही, बाकी घर वाले भी बहुत तंग थे। गली में कुछ ख़ास लोग थे जिन्हें मैं सख्त नापसंद करता था। उनमें से एक इमाम साहब थे। इमाम साहब जहाँ भी खड़े होते वो मुझे तकरीर करनी शुरू कर देते। जहाँ भी खड़े होते कुछ न कुछ बोलते ही रहते। मैं उनकी आदत से तंग था। एक दिन ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को छेड़ रहा था कि इमाम साहब वहाँ आ गए और मुझे बहुत बुरा भला कहा। मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, और शर्मिंदगी के मारे अपना चेहरा ही ऊपर ना उठा सका। मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया था कि एक ना एक दिन इमाम साहब से बदला लेकर ही रहूँगा। अब मैं किसी मौके की तलाश में था। आते जाते इमाम साहब के ऊपर नज़र रखी हुई थी। कभी कभी मैं बैठा सोचता कि मैं अपने घुमंड और गुस्से की वजह से हर रिश्ते में पीछे था, और हर कोई मुझसे बात करते हुए डरता था, चाहे वो फिर मेरी माँ थी या मेरा बाप था या मेरे छोटे बहन भाई। इंतज़ार करने के बाद आखिरकार एक दिन वो आ ही गया, जिस दिन मुझे अपने दिल की आग बुझाने का मौका मिला। मेरे दिल में जो गुबार भरा हुआ था उसको निकालने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा था। पहले मैंने एक पल के लिए सोचा कि जो मैं ये करने जा रहा हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल मैंने कहा, जो मैं सोचता हूँ वो सब ठीक होता है,
मुझे अपने साथ किए गए सलूक का बदला इमाम से लेना था। इमाम साहब की बेटी की शादी तय पा गई थी। मैंने शादी में जाकर हंगामा करने का बहुत अच्छा प्लान बना रखा था। जैसे ही मैं शादी में शामिल हुआ और बारात आई, बारात के आते ही मैंने इमाम साहब की आलमा बेटी के ऊपर कीचड़ उछाला और उसकी शादी टूट गई। उसने बेबसी के आलम में आसमान की तरफ देखा और अपने रब को पुकारा। उसने अपने रब को ऐसा पुकारा कि मेरी रूह लरस गई। और इमाम साहब की बेटी तो मेरा नाम अरसलान है और मेरी उम्र 48 साल है। मैं शेखोपुरा शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे अब्बा कमेटी में नक्शे बनाने का काम करते थे। मेरी अम्मा घरेलू खातून थी। हम 3 भाई और 1 बहन हैं। हम 3 भाई बड़े जबकि बहन हम तीनों से छोटी थी। अब्बा का गवर्नमेंट नौकरी के अलावा भी काम था। अब्बा ने भैंसें रखी हुई थी जिनका दूध सेल करते थे। उसके अलावा प्राइवेट काम भी करते थे। इसीलिए खाने पीने की कोई कमी ना थी और पैसे की रेल पेल ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। मैं पैसे के ऊपर बहुत इतराता था। हालांकि कमाई मेरे अब्बा की होती थी, लेकिन मैं उसे अपनी मलकियत समझता था। मैं बचपन से ही बहुत गुस्से वाला और घुमंडी था। मुझ में ना जाने किस बात की हकारत थी। मैं इंसान को इंसान नहीं समझता था। छोटा सा था जब अम्मा ने मुझे मेरी खाला के घर पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरी परवरिश खाला ने की थी, इसीलिए मैं माँ को माँ और बाप को बाप नहीं समझता था। अब्बा ने घर में ज़रूरत की हर शय ला कर रखी हुई थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारे घर में ना होती। मैंने शुरू से ही अपने घर में फल, सब्जियां, गोश्त बड़े बड़े थैलों में आते देखे थे। घर हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था। आम का सीज़न आता तो आम के क्रेट घर आते। अल्लाह का दिया सब कुछ था। अब्बा घर की हर चीज़ का ख्याल रखते थे। अम्मा के मुंह से कोई बात निकले उससे पहले ही हर चीज़ घर में मौजूद होती थी। फिर भी अम्मा अक्सर अब्बा से कहती कि सब बातें ठीक हैं, अब सारा घर बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ थोड़ा बहुत खर्चा दिया करें। कोई बच्चा ही मुझसे मांग लेता है, मेरे पास नहीं होते तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास 1 रुपया नहीं होता। अब्बा अम्मा की ये बात रोज़ सुनते और रोज़ इग्नोर कर देते और अक्सर अम्मा से कहते कि हर चीज़ ला कर देता हूँ, फिर खर्चे की क्या ज़रूरत है। मैंने भी अपने अब्बा को कभी अम्मा को खर्चा देते नहीं देखा था। अब्बा का ये मानना था कि बीवी को खर्चे की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत की हर चीज़ का घर होना ज़रूरी है। ये हकीकत थी। अब्बा ने घर में हर चीज़ ला कर दी हुई थी, लेकिन अम्मा को खर्चा नहीं देते थे और अम्मा का हमेशा यही गिला रहता था। देखते ही देखते अब्बा और अम्मा ने ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दी। जब मैं पैदा हुआ और थोड़ा सा बातों को समझने लगा, खाला जो कि मुझे अपने पास लेकर गई थी, दिन रात मेरे अब्बा के ख़िलाफ़ मेरे कान भरती थी। उसका असर ये होता था कि मैं जब भी शेखोपुरा से मिलने आता तो अब्बा के साथ हमेशा मेरा झगड़ा हो जाता, छोटी छोटी बातों को लेकर। मैं अब्बा की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दफ़ा गुस्से में मैंने अपना अब्बा के ज़रूरी कागजात जला दिए तो कई दफ़ा उनकी आगे खड़ा हो जाता था। ये सब कुछ मेरे कच्चे कानों का नतीजा था। मेरा इस तरह घुमंडी होना और बदतमीज़ होने का नतीजा सिर्फ मेरा अपने माँ बाप से दूर खाला के पास रहना था। छोटी बहन जो कि अब्बा की बहुत लाडली थी, अब्बा बचपन से ही उससे मोहब्बत करते थे। वो मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मैंने अपने घर से ही जुल्म और ज़्यादती का आगाज़ किया था। मेरी बहन जो कि खुद भी पढ़ती थी, अब्बा का उसके साथ इतना मुखलिस होना और अब्बा की उसके लिए तड़प देखना मुझे एक पल के लिए भी गवारा ना था। मैं उसको एक नज़र नहीं देखना चाहता था, इसलिए अक्सर आंख बचाते हुए मैं उसके साथ बेहद ज़्यादती करता। कभी उसको मारता, कभी उसका खाना छीन कर ले जाता। और मेरी तो मार भी ऐसी थी कि वो बेचारी पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर जाती थी। घंटों दरवाज़ा बंद करके रोती रहती थी और आगे से मैं धमकी देता था कि अगर अब्बा को पता चला कि मैंने मारा है
तो कल जब अब्बा ऑफिस जाएंगे मैं फिर तुम्हें उतनी ही पिटाई लगाऊंगा। तो वो डर के मारे अब्बा को बताया नहीं करती थी, लेकिन अब्बा उसके एक दिन की चाल से पहचान जाते थे कि आज कोई बात हुई है या नहीं। अब्बा हमेशा उससे कहते कि मेरे जीते जी अरसलान तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मैं मर जाऊंगा तो फिर का मैं वादा नहीं करता। और अम्मा से अक्सर कहते कि मेरी बहुत लाडली और कीमती बेटी है, इसके साथ अगर अरसलान ने कोई बदतमीजी की, मारा या डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली अब्बा को गुस्सा करना आता ही नहीं था। वो तो बस ऐसे ही कह दिया करते थे, लेकिन कभी भी मारते नहीं थे। ऐसे ही एक दिन शाजिया का पेपर था। शाजिया अपने पेपर की तैयारी कर रही थी कि मुझे अचानक से फ़ोन आया कि सब दोस्तों ने मिलकर खाना खाने के लिए किसी होटल में जाना है। मैं शेखुपुरा ही आया हुआ था। शाजिया बैठी पढ़ रही थी। मैंने शाजिया को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ से ही शाजिया थर थर कांपने लगती थी। कई दफ़ा तो हकीकत में उसका मुझे देखकर पेशाब निकल जाता था। इस कदर दहशत मैंने अपने घर में फैलाई हुई थी। मैंने शाजिया को बुलाया। शाजिया कांपती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, जी। मैंने उसे कहा कि मुझे रात 10 बजे तक अपना सूट इस्त्री चाहिए। उसने मुझसे कहा कि भैया आपके सारे कपड़े मैंने माया लगाकर इस्त्री करके अलमारी में लटका दिए हैं। मैं उठकर देखा सारे कपड़े थे। एक सूट धोने वाला था। मुझे ना जाने क्यों उसको तकलीफ़ देकर मज़ा आता था। मैंने जल्दी से उससे पूछा कि मेरा फलां वाला सूट कहाँ है। वो सोचने लगी और कहने लगी, कल तो आपने उतारा है, वो तो अभी धोने वाला है। तो मैंने उसे कहा कि हाँ वही चाहिए, उसको अभी धो, माया लगाओ और फिर उसको इस्त्री करो, मुझे रात तक चाहिए। वो रोने लगी और कहने लगी, भैया इतनी जल्दी मैं कैसे धो लूँ, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मुझसे कपड़े हाथ से नहीं धुलते, पहली बात। और दूसरी बात, मेरा कल पेपर है और सालाना पेपर है, मैं अपने पेपर की तैयारी कर रही हूँ। उसका इतना कहना था कि मैंने उसको जो चीज़ हाथ में आई उसके साथ बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। अम्मा कहती रहीं कि अरसलान तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुम मेरी मासूम बेटी को इतना मारते हो, घर ना आया करो, जहाँ चले गए हो वहीं पर रहा करो। लेकिन मैं तो अपनी हसरत को पूरा कर रहा था, और वो हसरत पूरी मेरी तब होती जब मैं शाजिया की अच्छे से धुलाई कर लेता। अम्मा ने कहा कि इतने कपड़े हैं, उनमें से कोई पहन जाओ। लेकिन मेरी जिद वही थी कि वो जो एक नहीं धुला हुआ उसी को धोए, माया लगाए और इस्त्री करे। और उसने किया। उसने अपनी पढ़ाई को छोड़कर पहले मेरे कपड़े धोए, फिर माया लगाई, फिर उनको सुखाया, जबकि तब तक धूप जा चुकी थी। शाजिया ने मेरे सूट को पंखे की हवा में सुखाया। माया लगाया हुआ सूट लेकर घंटों पंखे के आगे बैठी रही और रोती रही। फिर उसने सूट को इस्त्री करके रात के 10 बजने से 5 मिनट पहले मेरे पास ले आई और मुझसे कहने लगी, मैंने आपका सूट इस्त्री कर दिया है। मैं उसके बालों से उसको पकड़कर कमरे में ले गया और सूट को अच्छी तरह से चेक करने लगा। सूट बहुत अच्छे तरीके से इस्त्री किया हुआ था, क्योंकि शाजिया कपड़े इस्त्री करने में सबको काट गई थी। वो छोटी सी थी, लेकिन कपड़े माया वाले वो इस तरीके से इस्त्री करती थी कि कपड़ों में जान डाल देती थी। सूट वाकई में बहुत प्यारा इस्त्री किया था और धोया भी था। लेकिन मैंने शाजिया को बालों से पकड़ के कहा कि यहाँ पर सिलवट क्यों है। वो रोने लगी और कहने लगी, गीला होने की वजह से सही इस्त्री नहीं हो रहा। मैंने एक थप्पड़ रसीद कर दिया शाजिया के मुंह पर और उसे कहा, ले जाओ अपना ये गंदा सा सूट, मैं कोई अंदर से अलमारी में से देखकर पहन लेता हूँ। मेरा इतना कहना था कि शाजिया ने रोते हुए अम्मा की तरफ देखा और चीखें मार मार कर रोने लगी। मेरे डराने धमकाने से फौरन चुप कर जाती थी, लेकिन अम्मा के साथ लगकर बहुत रोया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरी नफरत शाजिया के लिए बढ़ती चली गई। ये तो मेरी पैदाइशी बीमारी थी कि मैं जिसके लिए अपने दिल में नफरत बिठा लेता था, वो चाहे सोने का भी बनकर मेरे सामने आ जाता, मेरी नफरत उसके लिए कम ना होती थी। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि अब्बा उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और वो अब्बा की तवज्जो का हर वक्त मरकज़ बनी रहती थी। इसी तरह मुझे अपने मोहल्ले का वो हर आदमी जहर लगता था जो मेरे किसी भी काम में रुकावट डालने की कोशिश करता था। एक दफ़ा
मैं और मेरे दोस्त बाहर आम के दरख्त के नीचे बैठे ताश खेल रहे थे कि अचानक से इमाम साहब का गुजर वहाँ से हुआ और अस्तगफार अस्तगफार बोलते हुए मुझे डांटने लगे और कहने लगे, इतने नेक माँ बाप की औलाद हो और काम देखो क्या करते हो, तुम पता नहीं किस पर चले गए हो। मैं चौधरी साहब से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मुझे इमाम साहब पर बहुत गुस्सा आया। मैंने इमाम साहब से मुंह फाड़कर यही कह दिया कि मैं अपने घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठा हूँ, आपको कोई मसला है? जाएं जाकर अपना काम करें। मैंने बड़ी बदतमीजी से इमाम साहब को जवाब दिया। इमाम साहब शर्मिंदा हो गए और जाने लगे। शाम हुई तो अब्बा जब ऑफिस से घर आए तो गुस्से से लाल पीले थे। अब्बा ने अम्मा से कहा कि देख लो इसकी हरकतें, पहले तो घर में ही गुंडा बना फिरता था और अब बाहर मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों को भी डराने धमकाने लगा है। इसकी ज़बान बहुत खुलती जा रही है, इसे खुद कंट्रोल कर लो, नहीं तो मैं फिर इसके स्कूल जाकर इसकी छितरौल कराऊंगा। अब्बा ने ऐसे ही स्कूल में जाकर मेरे टीचर को मेरी शिकायत लगा दी और सब बच्चों के सामने मुझे सज़ा दिलवाई गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं स्कूल की दीवार फलांग कर भाग गया और घर वापस आ गया। घर आकर मैंने अब्बा के जितने ज़रूरी कागजात थे सबको आग लगा दी। अब्बा घर आए तो सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, मेरा तो सारे कागज़ जला दिए हैं, इसमें इस कदर ज़रूरी कागजात थे, मैं ऑफिस वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब वो मुझे मारने के लिए जैसे ही आगे आए तो मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा कि अपना हाथ नीचे ही रखें, मेरा भी हाथ उठ सकता है। मैं बहुत ही बदतमीज़ी करता था। जितना अब्बा मुझे उल्टे कामों से रोकते मैं उतना ही उल्टे कामों में पेश होता, क्योंकि जिनके लिए मैं अपने दिल में बुग़्ज़ पाल लेता तो फिर मैं उनसे बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठता था। जिनसे मुझे नफ़रत हो जाती वो मेरे लिए नफ़रत के एक आला मुकाम पर फाइज रहते। मेरी आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में लायक नहीं था। मैंने एमएससी फ़िज़िक्स में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था, लेकिन घुमंड और ज़िद का एक ऐसा पक्का था कि सब घर वालों को आगे लगा रखा था। अब मैं दोस्तों के साथ कॉर्नर पर खड़ा रहता, आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता, बाहर बैठकर ताश खेलता। पतंगबाजी का मुझे बहुत शौक था। मैं पतंगबाजी करता और जब भी कहीं से पतंग कटकर गिर जाती उसे हासिल किए बगैर नहीं रहता था। ऐसे ही एक दफ़ा हुआ कि मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था तो किसी की दूर से पतंग कट कर गिरी तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि अरसलान भाई, ये पतंग मुझे मिलनी चाहिए। उसका इतना कहना था, मैंने छत से नीचे छलांग लगाई और उस पतंग के पीछे भागता हुआ मैं बहुत दूर निकल गया। जब मैं पतंग को पकड़ने के लिए दूर चला गया तो उसके बाद पतंग किसी लड़के ने पकड़ ली थी। मैंने उससे कहा, ये मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं, ये तो मैंने पहले पकड़ी है। मैंने उसको ज़ोरदार धक्का दिया तो उसके जवाब में मुझे एक धक्का दिया। मेरे हाथ में एक डंडा था, मैंने उसके सर में मारा और उसका सर फटकर लहू लहान हो गया। उसके घर वाले मेरे घर शिकायत लेकर आन पहुंचे। अब्बा ऑफिस का काम कर रहे थे जबकि मैं जाकर अंदर फ्रिज के पीछे छुप गया। उन्होंने आकर बहुत हंगामा किया कि अब्बा मुझे उनके हाथ में मेरा हाथ पकड़ा दें, लेकिन अब्बा को पता ही नहीं था कि मैं अंदर फ्रिज के पीछे छुपा हुआ हूँ। अब्बा बस सबको अंदर आकर पूछने लगे कि अरसलान कहाँ है। सब ने कहा, हमें नहीं पता। सिर्फ मेरी छोटी बहन शाजिया को पता था कि मैं फ्रिज के पीछे छुपा हुआ हूँ। शाजिया ने अब्बा से कह दिया कि भैया फ्रिज के पीछे छुपे हुए हैं। अब्बा ने वहाँ से मुझे निकाला और बहुत डांटा और एक मुझे लगा भी दी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने शाजिया को इशारा करते हुए कहा कि अब्बा को जा लेने दो, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। शाजिया से मटकर अब्बा के साथ लग गई। अब्बा कहने लगे, मेरे होते हुए ये कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक पतंग के पीछे उस लड़के का सर फाड़ दिया था जिसका कोई कसूर भी नहीं था। बस मेरी ये आदतें मुझे दिन ब दिन बिगाड़ती जा रही थी। आज जब मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मेरे पास एक लड़कियों का झुंड गुजरा। मैं अपने दोस्तों के साथ उन लड़कियों के साथ छेड़ा छाड़ी करने लगा कि पास से इमाम साहब गुजरे। इमाम साहब ने मुझे लंबी तकरीर सुनाई और मेरी लान तान की। मुझे बहुत सारी बातें सुनाई
मेरे दोस्तों के सामने मुझे बेइज्जत किया। मुझे गैरत दिलाने के चक्कर में इमाम साहब ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मैंने उस वक्त तो इमाम साहब से कुछ ना कहा, लेकिन अपने दिल में इस बात को बिठा लिया कि मैं इमाम साहब को माफ़ी नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। मैं अब हर वक्त इमाम साहब के घर और इमाम साहब पर नज़रें रखे हुए था। किसी मौके की तलाश में था कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं अपना गुस्सा निकालूं और अपना बदला इमाम साहब से ले सकूं। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मुझे इमाम साहब जब भी नज़र आते मैं उन्हें बहुत गुस्से भरी नज़रों से देखता। ना मैं उनसे सलाम करता था। मैं बस वक्त के इंतज़ार में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं इमाम साहब की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा सकूं। मैंने ऐसा ही किया। मेरे दोस्तों के ज़रिए उड़ती उड़ती खबर मेरे कानों में पहुंची कि इमाम साहब अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहे हैं। रिश्ता कहाँ तय कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कुछ मालूमात हासिल नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने सोच रखा था कि जब भी मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो तब मैं इमाम साहब को बताऊंगा कि इज़्ज़त कैसे उछाली जाती है। उसी दौरान मेरे दोस्तों का मरी का प्लान बना और मैं उनके साथ मरी सैर के लिए चला गया। लेकिन पीछे एक अपने दोस्त की ड्यूटी लगा गया कि जैसे ही कोई इमाम साहब की बेटी के बारे में खबर मिले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। हमारा मरी का प्लान 1 हफ्ते का था। हमने अपने मरी के टूर को बहुत एंजॉय किया। अचानक मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि इमाम साहब ने बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। अब इमाम साहब की बेटी रोज़ाना बाज़ार के चक्कर लगा रही है और वो आलमा है। मेरे दिमाग में बहुत सी शरारतें आने लगी। मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं इन्फॉर्मेशन तक पूरा पहुंच जाऊं, फिर इमाम साहब को मज़ा चखाऊंगा। जैसे ही मैं अपनी सैरो तफरी से फारिग हुआ और जब घर के लिए निकला तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जी चाह रहा था कि इमाम साहब की बेटी को ऐसा बेइज्जत करूं कि सारी ज़िंदगी के लिए इमाम साहब को एक सबक मिल जाए। अब मैं रोज़ अपने दरवाजे के आगे बैठने लगा, क्योंकि इमाम साहब का घर हमारे घर से 3-4 घर छोड़कर ही था। उनकी बेटी को कहीं पर भी जाना होता तो हमारी वाली सड़क ही इस्तेमाल करनी पड़ती थी। इसी वजह से ही मेरे घर के करीब से गुजरती। मैं कभी सीटी बजाता और कभी वैसे आवाज़ें कसकर उससे रोकता। वो बग़ैर इधर उधर देखे सीधी नज़रें करके चली जाती। उसका तो अब रोज़ का काम था। उसने तो रोज़ ही शादी की शॉपिंग के लिए जाना होता था और मैं रोज़ ही उसको तंग करने में कोई कसर ना छोड़ता। दूसरी तरफ शाजिया ने अब्बा को बता रखा था कि मैं इमाम साहब की बेटी को आते जाते तंग करता हूँ। अब्बा ने मुझे कमरे में बंद करके खूब मारा और अम्मा से कहा कि आज के बाद मुझे ये घर से बाहर जाता हुआ दिखाई ना दे। मुझे शाजिया पर बहुत गुस्सा था। मैं मौके की तलाश में था कि जब मेरे हाथ शाजिया लगे और मैं उससे भी बदला लूं। अब्बा मुझे मार कर कमरे में बंद करके बाहर सहन में जाकर बैठ गए। शाजिया ने समझा कि बस अब्बा ने अब कहीं पर भी नहीं जाना। अब्बा ने कहा कि उसकी जो जो गंदी हरकतें और जो जो बुरी हरकतें हैं वो चीज़ें अगर किसी को पता हैं तो मुझे ला कर दे, मैं उनको आग लगाऊं। शाजिया ने फ़ौरन से पहले मेरी ताश की डिब्बी, मेरे डोर के पिन्ने लाकर अब्बा को दे दिए। मेरी पतंग इतनी इतनी बड़ी जो मैंने बड़ी ही मेहनत से जमा की थी, वो भी ले जाकर अब्बा को दे दी। अब्बा ने मेरे सामने चूल्हा जलाकर एक एक करके मेरी सारी मनपसंद चीज़ों को आग लगा दी। मुझे अब्बा पर बहुत कहर था। इस कदर गुस्सा था कि मेरा जी चाह रहा था कि अगर ये मेरा बाप ना होता तो मैं वो सब कर जाता जो मेरे दिल में उस वक्त चल रहा था। अब्बा के जाने का इंतज़ार करने लगा। इतने में अब्बा के एक करीबी दोस्त हाजी साहब घर तशरीफ़ लाए और अब्बा से कहने लगे कि चौधरी, मेरे साथ ज़रा एक पंचायत में जाना है। एक मसला बना हुआ है, उसको हल करवाने के लिए। अब्बा गुस्से में ये कहते हुए चले गए कि लोगों की पंचायत का फ़ैसला करने वाले कि घर में कोई भी इज़्ज़त नहीं है। वक्ती तौर पर मुझे अब्बा की बात से थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ, लेकिन फिर मैं तो बहुत ज़्यादा घुमंड में था। जल्द ही मैंने अपने जहन में आई हुई शर्मिंदगी को उतार फेंका
और ये सोचने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो करता हूँ बिल्कुल ठीक करता हूँ। और शाजिया के बारे में दिल में सोचने लगा कि उसे बदला कैसे लेना है। अब्बा हाजी साहब के साथ बाहर चले गए। अब शाजिया मुझसे छुपती फिर रही थी। मैं कमरे से निकला, मेरे हाथ में एक डंडा था। मैंने अम्मा से कहा कि शाजिया कहाँ है। अम्मा ने मुझे गुस्से से कहा कि देखो अरसलान, ये अपनी गुंडागर्दी करना बंद कर दो। तुम बहुत हद से ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो और तुम्हें किसी की भी इज्जत का कोई एहसास नहीं है। खबरदार बहन को हाथ लगाया। मैंने अम्मा की एक न सुनी और शाजिया जो कि चारपाई के नीचे छुपी हुई थी, उसको बालों से पकड़कर बाहर निकाला और उसकी खूब पिटाई की। इतनी पिटाई की कि उसको बचाते बचाते मेरी कज़न आई हुई थी, उनको भी सर पर डंडा लग गया। डंडा लगते ही मेरी कज़न बेहोश हो गई। अम्मा ने रोते हुए चौकीदार को अब्बा के ऑफिस में भेजा और कहा कि देख कर आओ तुम्हारे चौधरी साहब कहाँ हैं, जल्दी से बुला कर लाओ और उनसे कहो घर में बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी जहाँ पर हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस आ जाए। चौकीदार फिर भागा गया। थोड़ी ही देर में अब्बा को लेकर घर वापस आ गया। आपा को बेहोश देखा तो अब्बा पहले अपने करीबी दोस्त जो कि एक डॉक्टर था उसको बुलाया। वो घर आया, उसने आकर देखा तो उसने कहा कि बहुत मुश्किल से बच्ची की जान बची है। डंडा एक नाजुक नस पर लग गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। ज़्यादा लगता तो वो जान से भी जा सकती थी। डॉक्टर के जाने के बाद अब्बा ने मेरे सारे कपड़े बैग में डाले और मेरा बैग उठाकर गली में फेंका और साथ ही मेरे कॉलर से मुझे पकड़कर गली में धक्का दे दिया। मैं चुप करके गुस्से से बाहर बैठ गया। अब्बा ने शाजिया का बाजू पकड़ा और साफ अल्फाज में सबको कह दिया कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं शाजिया के साथ की हुई ज्यादती या जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज इसने मेरे जीते जी मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। कल को मेरी आंखें बंद हो गईं तो ये तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। बड़ा बेटा समझकर हमेशा मैं इसको बर्दाश्त करता आया हूँ और उसकी गलतियों को, कोताहियों को नज़रअंदाज करता आया हूँ, लेकिन बेगम तुमने इसको अपनी बहन के पास भेजकर सबसे बड़ा जुल्म किया है और आगे भी यही सब कुछ देखने को मिलेगा। अम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरा जवान जहान बेटा है जिसको घर से निकाल दिया है, जवान खून है और ऊपर से पहले ही वो गुस्से का बहुत तेज़ है, तो कुछ गलत ना कर ले। उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अम्मा रोकर अब्बा को मना रही थी कि आप अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर दें, दोबारा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। फिर शाजिया के कहने पर अब्बा ने मुझे माफ़ किया, लेकिन मुझे बुलाते नहीं थे और ना ही मुझसे कोई बात करते थे। बस मुझे घर के अंदर आने की इजाज़त दी थी और साथ सख्त ऑर्डर दे दिए कि आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई खबर बाहर से मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसको अपनी ज़बान में समझा देना। अब्बा की मारी हुई चोट की तकलीफ़ मुझे बहुत थी, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अम्मा तो फिर माँ थी, मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आईं और मुझे खाना अपने हाथ से खिलाया। समझाती रहीं कि अपने अंदर से इस गुस्से को ख़त्म कर दो, सारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी अगर तुम ऐसे ही गुस्सा दिखाते रहे। ना तुम अपने बाप की इज़्ज़त का ख्याल करते हो, ना तुम किसी बड़े की इज़्ज़त का ख्याल करते हो। मैंने तुम्हें ऐसी तो तरबियत नहीं दी थी, मेरे बाकी बच्चे भी तो हैं, लेकिन किसी की आदत तुम जैसी नहीं है। क्यों इस तरह की हरकतें करते हो? अम्मा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मैंने अम्मा की बात को समझते हुए अम्मा से वादा कर लिया कि दोबारा मेरी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अम्मा ने मुझे प्यार किया, गरम दूध में हल्दी डालकर दी और मेडिसिन खिलाई और सोने के लिए कहा, लेकिन मेरी आंखें भले बंद थीं लेकिन दिमाग जाग रहा था। ये जो मार पड़ी थी ये शाजिया की वजह से पड़ी थी। कुछ दिन के लिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली, ना मैं किसी को बुलाता था ना ही बाहर जाता था, लेकिन मेरा मेरे दोस्तों के साथ राब्ता फ़ोन पर था कि जैसे ही इमाम साहब की बेटी की शादी की डेट पता चलती है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जब मुझे मार पड़ रही थी इमाम साहब जो कि बाहर ये सब तमाशा देख रहे थे, खुशी के साथ हंसते हुए मेरे दोस्तों से कह रहे थे कि काश कि तुम्हारे वालिदैन भी तुम लोगों को ऐसे ही फेंटी लगाएं, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोग किस कदर
अजाब मोहल्ले के लिए बने हुए हो। मेरी आंखों के सामने इमाम साहब को वो मुस्कुराता चेहरा और तसल्ली बख्श अदा बार बार आ रही थी। मेरा जी कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन एक दफ़ा इमाम साहब से बदला ज़रूर लूँगा, और वो मैंने ठान ली थी। बदला भी ऐसा लेना चाहता था कि इमाम साहब सारी ज़िंदगी याद रखते। इमाम साहब ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं रोज़ खामोश अपने दरवाजे के आगे बैठा रहता और सब कुछ होते देख रहा था। दोस्तों से पता चला कि इमाम साहब की बेटी की शादी अगले हफ्ते की है। हफ्ते वाले दिन इमाम साहब की बेटी का निकाह था। मैं अब इस बात पर प्लान तैयार करने लगा। कोई तरकीब ऐसी चाहता था जिससे मेरा सारा बदला पूरा हो जाए। मैं मुसलसल सोच में था कि ऐसा क्या करूं कि एक ही दफ़ा में अपना ये बदला ले लूं। उसके बाद मैं अपनी सारी हरकतें छोड़ दूंगा। इमाम साहब के घर शादी की तैयारियां शुरू हुईं। टेंट वगैरह लगने शुरू हुए। मैं सारा मामला अपने घर से बैठा देख रहा था। देखते ही देखते मेहंदी का फंक्शन सर पर आ गया। इमाम साहब की बेटी आलमा थी, इसलिए मेहंदी का फंक्शन बिल्कुल सादा सा था। मैंने ना सिर्फ मेहंदी के फंक्शन का खाना खाया, बल्कि अंदर का सारा निज़ाम अच्छी तरह से जांच लिया। अब मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। मुझे समझ आ गई थी कि बारात कहाँ आनी है और किस वक्त आनी है। मैंने हर इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। रात मेहंदी का फंक्शन गुजरा तो इमाम साहब अपनी बेटी को गले से लगाकर रो रहे थे और कह रहे थे जैसे सारी ज़िंदगी यहाँ मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखा है, आगे जाके भी बेटी मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखना, मुझे रुस्वा ना होने देना। जिस घर में जा रही हो उस घर को, उस आंगन को फूलों की तरह सजाना कि वहाँ का हर रिश्ता तुमसे मोहब्बत करने लगे, हर दिल अजीज़ होकर रहना। इमाम साहब मुसलसल अपनी बेटी को नसीहतें कर रहे थे और बेटी हिजाब पहने अपने बाप की हर बात पर आमीन करती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि उसकी सादगी और इज़्ज़त कुछ ही देर की मेहमान है। कुछ वक्त बाप बेटी खुशियों के साथ अच्छा गुजार लो, उसके बाद सिर्फ तुम्हारी बेटी के नसीबों में खूब अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है। अपनी बेटी से बात करते हुए इमाम साहब की नज़र मुझ पर पड़ी। बहुत ही हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने नज़र चुराते हुए अपने घर का रास्ता लिया। इमाम साहब थोड़ी ही देर में अब्बा के पास पहुंच गए और अब्बा से कहने लगे, चौधरी साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेहरबानी फरमाकर अरसलान को थोड़ा काबू में रखिएगा। मेरी नेक शरीफ बेटी है जिसका कल निकाह है। मैं नहीं चाहता कि अरसलान किसी भी किस्म का कोई हंगामा करे। अब्बा ने कहा कि अरसलान बहुत बदल गया है, आप बेफिक्र रहें, अब वो पहले वाला अरसलान नहीं रहा। अब्बा ने इमाम साहब को बहुत ज़्यादा तसल्ली देते हुए रुखसत किया। इमाम साहब के दिल में कहीं ना कहीं धड़का लगा हुआ था। सुबह हुई तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जल्दी से इमाम साहब के घर के इर्द गिर्द पहरा देना शुरू कर दो, क्योंकि जब मैं इमाम साहब की इज़्ज़त उछालूंगा तो मुझे भागने के लिए भी कोई रास्ता चाहिए। उस वक्त आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँगा। मैंने अपना नया सूट निकाला और तैयार होकर शादी के लिए जाने लगा। अम्मा ने पूछा, अरसलान तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अम्मा से बहाना लगाया कि मैं अपने दोस्त की मंगनी पर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊँगा। मैंने बहाने से अम्मा से पूछा कि क्या इमाम साहब की बेटी की शादी पर आप लोगों को नहीं बुलाया गया? अम्मा ने कहा, बुलाया है, लेकिन तुम्हारे अब्बा तुम्हारी वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुमने जाना है तो चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अम्मा से कहने लगा, आप भी छोड़ें, आपने भी जाकर क्या करना है, मैं ही जाते जाते हाजिरी डाल जाता हूँ। सलामी दें, मैं सलामी देकर अपने दोस्तों की तरफ चला जाऊंगा। मेरी बात पर यकीन करते हुए अम्मा ने मुझे 5,000 रुपया इमाम साहब की बेटी को सलामी देने के लिए पकड़ाया और कहा कि याद से उसकी अम्मा को पकड़ा देना या इमाम साहब को पकड़ा देना, और बेटा खुदा के लिए कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे लोगों के लिए उनकी इज्जत उछालनी आसान हो जाए। मैं अम्मा को तसल्ली देते हुए घर से बाहर निकल गया। मौलवी साहब के घर के बाहर बहुत सी लड़कियां थीं। मैंने जाकर उनसे छेड़ाछाड़ी शुरू कर दी।
इमाम साहब ने मुझे देखा तो लंबी तकरीर बोलने लगे। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैं चुप करके अपने दरवाजे के आगे बैठ गया। मौलवी साहब ने सबको अलर्ट कर दिया कि अरसलान शादी में मौजूद है, हर तरफ ख़ास ध्यान रखा जाए। मौलवी साहब के जानने वाले अजीज़ व अकारिब हर जगह फैल गए और मेरे ऊपर नज़र जमाए बैठ गए। मैं अभी किसी अच्छे वक्त के इंतज़ार में था। इतने में अब्बा ने आते ही मुझे कहा कि तुम बाहर बैठे क्या कर रहे हो। मेरे मुंह से कोई अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। मैं घबरा गया और अब्बा से कहने लगा, मैं तो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक दोस्त की मंगनी है, हम सब दोस्त तैयार होकर उसके घर जा रहे हैं। अब्बा खामोशी से अंदर जाने लगे और कहने लगे, अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही बचा कर रखे हम सबकी इज्जत को। सबकी बेटियां अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अरसलान दरवाजे पर ताक लगाए बैठा है। आज अगर इसने कोई ऐसी हरकत की जिसमें कोई मौलवी साहब के लिए परेशानी हुई तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं इसे कतई ताल्लुक़ कर दूँगा। इसे कभी अपने घर में दोबारा घुसने नहीं दूँगा। ये सारी बातें मैं अब्बा की सुन रहा था, लेकिन इरादा भी मेरा पक्का था। अब्बा जितना मर्जी कह लेते, लेकिन मैंने जो ठान ली थी उससे पीछे हटने वाला नहीं था। मेरी पूरी ज़िंदगी में जितनी दफ़ा भी मौलवी साहब ने मुझे ज़लालत दी थी, उन सब का आज बदला लेना था। मैंने किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी थी कि मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। सब लोग इसी तसल्ली में थे कि अरसलान सुधर गया है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मेरे दिल में एक दफ़ा जिसके लिए बुग़्ज़ पैदा हो जाए, मैं उसे बदला लिए बग़ैर सकून नहीं लेता था। मेरी रूह को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं अपने साथ किए गए जुल्म का बदला नहीं ले लेता। बारात का वक्त आ गया। बारात आने ही वाली थी तो मैं उनसे बदला लेने के लिए ऐन बारात के आने के वक्त उनके घर पहुंच गया। सब लोग मुझे हैरत से देखने लगे। मौलवी साहब को भी जान के लाड़े पड़ गए थे। वो मुझे भांप गए थे कि मैं कोई ना कोई ऐसी हरकत करने आया हूँ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। मौलवी साहब मेरी तरफ देखने लगे और उनकी नज़रों में वो खौफ देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं उस खौफ को देखने के इंतज़ार में कितना वक्त सब्र से गुजारा था। मैंने उनकी आलमा बेटी के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। जिसके बारे में बात हो रही थी, उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और उसकी इज्जत तार तार हो गई है। मैंने बारातियों को मौलवी साहब की आलमा बेटी के बारे में बहुत कुछ गलत बातें कही। बाराती मौलवी साहब की आलमा बेटी की तरफ शक की निगाहों से देख रहे थे, जैसे उसे सवाल कर रहे हों कि क्या जो ये लड़का कह रहा है वो सब सच है। मैं इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाता गया, जिसकी वजह से बाराती बिना निकाह किए ही वापस लौट गए। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं सबसे जीत गया हूँ। मौलवी साहब का सर शर्म से झुक गया था। मैं खुशी खुशी वापस लौट रहा था जब दुल्हन बनी उस लड़की ने रोते हुए अपने बाप से लिपटकर आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पुकारा। जैसे ही उसने आसमान की तरफ रुक कर देखा, 1 मिनट के लिए मेरे दिल को बहुत धचका सा लगा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अभी यही सोच रहा था कि अब्बा वहाँ आ गए। मौलवी साहब का झुका सर देखकर और मुझे वहाँ पाकर अब्बा भी अपना सर पकड़ कर बैठ गए। मौलवी साहब से कहने लगे, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपकी इज़्ज़त उछाली गई है। शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसी घुमंडी औलाद को पैदा किया। मेरी इस गंदी औलाद की वजह से आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब्बा मौलवी साहब के पाँव में गिर गए और उनसे रो रो के माफ़िया मांगने लगे। तो उसी वक्त ऐसा हुआ कि मेरी रूह लरज़ गई जब अब्बा ने आकर मेरी शादी के बजाय मेरे छोटे भाई की शादी का ऐलान मौलवी साहब की आलमा बेटी के साथ कर दिया। मैं इस सोच में था कि मैंने बदनामी की है तो अब मुझे ही उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन अब्बा का फ़ैसला कुछ और ही था। अब्बा ने अदनान को मौलवी साहब की बेटी के लिए चुना और इज़्ज़त के साथ ब्याह कर उसे अपने घर ले आए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी
अपने ही हाथों बर्बाद की। ये वाहिद गुनाह था जिसे सर अंजाम देने के बाद मैं आज तक पछतावे की आग में जल रहा हूं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।